हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मेजर आइडियाज़ हैं धर्मशास्त्र में, उनको जो है हम आज कवर करेंगे। तो धर्मशास्त्र जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और धर्मशास्त्र मनुस्मृति का ही एक पार्ट है। 1974 में धर्मशास्त्र को जो है या मनुस्मृति को जो है इंग्लिश में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया था। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो ये एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट है जिसने ह्यूमन बीइंग्स की जो इंटायर लाइफ है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, उसको किस तरह से चलाया जाए इस समाज में, उसके ऊपर चर्चा की गई है। जनरली मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं और मनुस्मृति का जो 7वां चैप्टर है उसमें जो है राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार दिए गए हैं। मनुस्मृति को मनु संहिता, मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो धर्मशास्त्र जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसने कि ह्यूमन बीइंग्स के जो मानव जाति है उसके जीवन को किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, उससे संबंधित सारी जो शक्तियाँ थी कहीं ना कहीं वो ब्रह्मा ने मनु को ही दे दी थी। धर्मशास्त्र में जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा जो है धर्म को जो है राज्य से प्राथमिक माना गया है। और धर्म शब्द जो है, धर्मा जो शब्द है, ये संस्कृति के शब्द दृ से बना हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ों को धारण करना, कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होंगे जिनको जो है एक इंडिविजुअल को अडॉप्ट करना होगा अपने जीवन को चलाने के लिए। ऐसा भी माना जाता है कि धर्मशास्त्र एक कोई एक बुक नहीं है जिसे कि एक ही समय पर लिखा गया हो, या कोई टेक्स्ट नहीं है जिसको एक ही सिंगल समय में जो है लिखा गया है। तो ये एक ग्रुप है हिंदू ट्रेडिशन का जिसे कि अलग अलग समय में जो है अलग अलग थिंकर्स या अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा इसकी रचना जो है की गई है। धर्मशास्त्र में जो है कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं जिसमें चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स के जीवन की बात हो या फिर सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाइफ की बात हो कि किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग्स का जीवन जो है सर्वाइव करेगा। धर्मशास्त्र के अंदर हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या सोशल लाइफ की स्टडी नहीं करते, इसमें हम वेदों की बात करते हैं, हम ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करते हैं, हम उपनिषद भी इसमें पढ़ते हैं, जिसमें हम पुराण, महापुराण, बहुत सारी चीज़ों को जो है हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें धर्मशास्त्र की या फिर मनुस्मृति की कि वो किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और प्राइमेसी ऑफ मोनार्की रेदर देन रिपब्लिक, मतलब ये राजतंत्र में भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती है। ड्यूटीज ऑफ द किंग क्या है, इसमें कंसेप्शन ऑफ वर्च्यू क्या है, वेल्थ क्या है, स्टेट पावर क्या है, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी। मतलब धर्मशास्त्र में हर वो चीज़ शामिल है जिनको कि हम आज आधुनिक राजनीतिक चिंतनों के विचारों में पढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी, राज्य कैसे चलेगा, कूटनीति क्या है, इन सभी चीज़ों को जो है हम इसमें धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। अगर बात करें हम मनु के कि राज्य की उत्पत्ति क्या और कैसे हुई, तो इसके संदर्भ में मनुस्मृति में जो है डिवाइन थ्योरी को प्रमुख माना गया है। मतलब
जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत ही हुई है। धर्म की रक्षा के लिए भी ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने जो है मनु को जो है राजा ही बनाया है और उससे बहुत सारी पावर जो है दी हैं। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि कैसे एक राजा का निर्माण होता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात भी की गई है। तो मनुस्मृति का जो इसमें बताया गया है कि जो 7th चैप्टर है मनुस्मृति का, उसी में जो है राज्य की उत्पत्ति संबंधी आइडियाज जो हैं दिए गए हैं। धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एक ही चीज़ है, तो धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के जो आइडियाज़ हैं स्टेट ओरिजिन को लेकर वो सेम ही है। धर्मशास्त्र में भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव किया गया है कि किंग जो है, जो राजा है, उसकी जो रचना है गॉड के द्वारा की गई है और गॉड ने जो है उसकी रचना कुछ मेजर एलिमेंट के द्वारा की गई हैं, जिनमें वायु है, यम है, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर। तो ये जो 8 की 8 चीज़ों थी, ये किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दी गई थी ब्रह्मा के द्वारा, बल्कि मनु को ही दी गई हैं। इसके अलावा धर्मशास्त्र में मनु ने जो है धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं और 4 प्रकार की जो है दंड व्यवस्था की व्याख्या भी जो की गई है, जिनमें वाक्दंड है, दिग्दंड है, अर्थदंड है और भौतिक दंड है। अगर हम बात करें स्टेट के 7 एलिमेंट्स की, जिनकी व्याख्या मनुस्मृति में की गई है, तो इनमें स्वामी है, मंत्री हैं, पुर जिन्हें दुर्ग भी कहते हैं, ये 4 हैं, कोश है, राष्ट्र है, दंड है और मित्र है। मनु एक ऐसी स्टेट की कल्पना करते थे जो कि कल्याणकारी हो। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य मतलब जिसमें किसी एक व्यक्ति के विशेषाधिकारों की बात ना की जाए, बल्कि संपूर्ण प्रजा की भलाई की बात की जाए। और ये एक ऐसी वेलफेयर स्टेट होगी जिसमें एक तो विशेषाधिकारों का कोई स्थान नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को कोई एक क्लास से बिलोंग करता है तो उसको स्पेशल कुछ अधिकार दिए जाएं, इसकी वो काफ़ी अगेंस्ट थे। इसके अलावा वो वेलफेयर स्टेट में जो बिलीव करते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है वो स्टेट का ही कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि राज्य जो है किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य ना करें, बल्कि सभी के लिए कार्य करें। मतलब वो एक तरह से समानता के भी समर्थक थे और कल्याणकारी राज्य के भी। आगे अगर हम बात करें तो मनु को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, इसकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि जो राजा या फिर जिस प्रकार के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की जो उत्पत्ति हुई, कहीं ना कहीं वो निरंकुशता की ओर ही बढ़ रहा था, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गॉड या भगवान का ही नियंत्रण था और लोगों के प्रति उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। मतलब वो अगर जिम्मेदार रहेगा भी तो वो लोगों के खिलाफ, लोगों के प्रति नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपने कार्य के लिए जिम्मेवार रहेगा। एक थिंकर रहे हैं KP जायसवाल, जिन्होंने अपनी बुक हिंदू पॉलिटी ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स, इसमें उन्होंने बताया है कि जब मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति में कहीं ना कहीं जिस राजा की उत्पत्ति हुई दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत, उस सिद्धांत के अंतर्गत जो है राजा कहीं ना कहीं निरंकुशता की ओर ही बढ़ा है, या उसे निरंकुश बनाने का जो कार्य जो है मनुस्मृति में किया गया। मतलब कहीं ना कहीं उसे परमिशन दी गई या फिर उसको इस लायक बना दिया गया कि वो निरंकुशता की ओर बढ़े। अगर हम कुछ अदर कंसेप्ट की बात करें धर्मशास्त्र या मनुस्मृति में कौन कौन से कंसेप्ट है, तो इसमें जो है एक कंसेप्ट है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के जो है कुछ महत्वपूर्ण
कुछ उसके कर्तव्य का जो है वर्णन किया गया है। तो इसमें धर्म की बात की गई है, अर्थ की बात की गई है, कर्म की बात की गई है और मोक्ष की बात की गई है। तो एक व्यक्ति का जो ये ड्यूटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह स्टेट के अंदर रहते हुए इन 4 गोल जो उनके उद्देश्य हैं जरूर प्राप्त करें। इसके अलावा 4 आश्रमों की भी बात की गई है, जिनमें ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो ये कुछ अदर कंसेप्ट थे धर्मशास्त्र में, जिनकी चर्चा जो है मनुस्मृति में भी की गई है। सोर्स ऑफ धर्म की बात करें तो धर्म के कौन कौन से लक्षण हैं, धर्म के कौन कौन से साधन हैं, उनमें वो बताते हैं कि इसमें वेदों की बात की गई है, स्मृति की बात की गई है, अंतःकरण की बात की गई है, सज्जनों का आचरण और राजयोग। तो ये जो है 5 महत्वपूर्ण स्रोत है धर्म के। मनुस्मृति में अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो मनुस्मृति में जो है विदेश नीति के संचालन के लिए जो है 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं, 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक है मंडल प्रिंसिपल, दूसरा है षडगुण नीति। अगर बात करें हम मंडल प्रिंसिपल के अंदर, तो इसमें जो राज्य हैं उनको जो है 12 भागों में विभाजित किया गया है और 6 प्रकार की जो है वो षडगुण नीति है, जिसका प्रयोग जो है विदेश नीति को चलाने के लिए किया जाएगा। बात करें हम मंडल थ्योरी की, तो इसका जो पर्पस होगा वो होगा अपने एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करना। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करे, इसके ऊपर यहाँ पर जो है फोकस किया गया है। दूसरी है षडगुण नीति। षडगुण नीति का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि हम सिर्फ अपने राज्य के अंदर दूसरे राज्यों के साथ संबंध नहीं स्थापित करेंगे, बल्कि जो दूसरे विदेशी राज्य हैं उनके साथ भी जो है संबंध स्थापित करेंगे। और इसके लिए जो है वो 6 सिद्धांत देते हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ पीस की बात की गई है, हॉस्टिलिटी की बात की गई है, मोबिलाइजेशन की बात की गई है, सबॉर्डिनेट अलायंस की बात की गई है और डिप्लोमेसी भी की जो है इसमें बात की गई है। अगर हम मंडल थ्योरी के अंदर जो 12 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो उस मंडल थ्योरी में जो सेंटर का जो राज्य है, जो केंद्र का जो राज्य है, वो बीजू किशु राज्य है। मतलब बीजू किशु राज्य जो है वो केंद्र में रहेगा। बाकी की जो 11 राज्य हैं उसके चारों ओर या उसके अलग अलग सीमाओं के साथ जो लगे हुए होंगे, और बीजू किशु राज्य जो है मध्य में होगा या केंद्र में होगा। ये काफ़ी सुरक्षित राज्य भी जो है माना जाता है मंडल थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा मनुस्मृति में जो है मनु जो है 4 और तथ्यों की बात करते हैं कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को जो है सुचारू रूप से चलाया गया है, या कौन से ऐसे मेथड भी हैं जिनकी बात जो है हम आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी करते हैं कि किस तरह से एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर हावी हो जाए, या किस तरह से वो अपनी बातों को मनाएं। तो उसके लिए वो साम दान दंड भेद इस तरह की जो है बातें करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चलाना है तो ये कुछ ऐसे मेथड भी होने चाहिए हमारे पास, जिससे हम अपनी बातों को जो है दूसरे राज्यों से जो मनवा सकें। इसके अलावा वो 5 प्रकार के कुछ स्पीचेस या गुप्तचरों की बात करते हैं, जिनको कि हम आज के टाइम में जासूस भी कहते हैं। जिस तरह से इंडिया के जो कुछ डिप्लोमेट हैं वो दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, कुछ जासूस भी होंगे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। तो ऐसी ही बात जो है मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में भी की गई हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें इस मनुस्मृति या धर्मशास्त्र में जो है 5 प्रकार के गुप्तचरों की बात की गई है, जो गुप्त तरीके से रहकर एक राज्य की जो सूचना है वो अपने राजा को देंगे। यही काम जो है आज मॉडर्न टाइम में हमारे जो जासूस हैं वो करते हैं। तो अगर हम इसकी आलोचना देखें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति की जो आलोचना का जो पहला कारण है वो है कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति ने जो है अपने इस ग्रंथ के अंदर जो मनु, जिसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं या फिर ये भी बोलते हैं कि इसे मनु ने इसकी रचना की है, तो इसके अंदर उन्होंने जो है व्यक्ति के ड्यूटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है।
ड्यूटीज़ और धर्म के ऊपर बहुत जोर दिया है कि उसका सिर्फ और सिर्फ जीवन का लक्ष्य होगा अपने कर्तव्य का पालन करना, धर्म की रक्षा करना। रेदर देन वो किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं कि व्यक्ति को कोई काम करने की स्वतंत्रता हो, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सके। तो ऐसी कोई चर्चा जो है मनुस्मृति में नहीं की गई है। दूसरा जो उसकी आलोचना का कारण है कि जो मनु ने जो राजा को शक्तियाँ दी है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो कंट्रोल है वो नहीं है। अगर वो कंट्रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड का है, अदरवाइज वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो उन्होंने सोसाइटी के अंदर वर्ण व्यवस्था का भी बात की है, कहीं ना कहीं इसकी भी जो आलोचना है वो की जाती है। अगर हम मनुस्मृति के सबसे बड़े आलोचक की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने जो 25 दिसंबर 1927 को जो है मनुस्मृति को जो है जला दिया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट सिस्टम के काफ़ी अगेंस्ट थे, वो वर्ण व्यवस्था के काफ़ी खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने जो है मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को जो है जला दिया था। तो ये था एक कंसेप्ट धर्मशास्त्र में उनके जो विचार थे मनु के या मनुस्मृति में, चाहे वो राज्य की उत्पत्ति के हो, राजा के हों या फिर विदेश नीति के हों, कैसे कैसे विदेश नीति को चलाया जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट थे एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे उनको जो है मैंने इसमें कवर किया है। उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक